गुड इवनिंग एवरीवन। आज के इस लाइव सेशन में आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम लोग कुछ स्टीरियो केमिस्ट्री, जो हमारा स्टीरियो केमिस्ट्री वाला चैप्टर है, जो फर्स्ट ग्रेड और असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, उसी स्टीरियो केमिस्ट्री के 30-32 क्वेश्चन है हमारे। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में हम लोग आज जो है बेसिकली स्टीरियो केमिस्ट्री की अगर बात करें तो इस पूरी स्टीरियो केमिस्ट्री में आज हम लोग बेसिकली स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बोल दो, चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स बोल दो, हिंदी में इनको बोलते हैं संरचनात्मक समावयवी। कौन से समावयवी हैं? संरचनात्मक समावयवी या संरचनात्मक समावयता के बारे में बात करेंगे, जिसको स्ट्रक्चरल आइसोमर्स या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर बोलते हैं। ये इंग्लिश में आप लोग ध्यान रख लेना। इन दोनों टॉपिक्स के जो हैं हम लोग आज क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 30 से 32 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना आप लोग। ये मान के चलना, चाहे आरपीएससी स्कूल लेक्चरर हो, चाहे आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर हो, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, 1 बाय 1 क्वेश्चंस डिस्कस करके। अब देखो, आप देखो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि दो कंपाउंड है, एक तो ये वाला कंपाउंड है और एक ये वाला कंपाउंड है। Which type of isomerism is observed between फर्स्ट एंड सेकंड, कि जो फर्स्ट और सेकंड कंपाउंड है वो किस तरह की आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो ध्यान रखना, देखो इसमें भी CHO है और इसमें भी CHO है, इसका मतलब एल्डिहाइड तो दोनों में सेम है। अब देखो, अगर हम लोग दूसरी पॉसिबिलिटी देखते हैं, ध्यान रखना अच्छी तरह से, CH3 CH2 NH और ये CHO, तो CHO तो सेम है। अगर दूसरा जो कंपाउंड है हमारे पास वो क्या है हमारा, CH NH2 और ये CHO, तो देखो CHO तो कॉमन है, तो यहाँ पे एक तरह से हम लोग ये कह सकते हैं कि इसके रेफरेंस में तो हमें बिल्कुल भी नहीं सोचना। अब देखो दूसरा फंक्शनल ग्रुप अगर हम लोग देखें तो इसमें एमीन है। अगर देखा जाए तो ये एक तरह से 2 डिग्री एमीन है और ये एक तरह से 1 डिग्री एमीन है। तो देखो ये चेन आइसोमर तो नहीं हो सकते। चेन आइसोमर इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि जो कार्बन चेन है उसमें डिफरेंस होना चाहिए। यहाँ पे हमारा मेन जो मोटो है वो NH2 को लेकर के है। पोजिशनल आइसोमर भी नहीं हो सकते हैं, मेटामर्स भी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि मेटामेरिज्म मैं बताऊंगा आगे, कुछ क्वेश्चंस हैं। मेटामर्स आपको पता ही है क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो 1 डिग्री और 2 डिग्री एमीन है उनको हम लोग फंक्शनल आइसोमर बोलते हैं, ध्यान रख लेना। अब आप लोग ध्यान रख लो, अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल किस तरह के आइसोमर है, तो ध्यान रखना वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होते हैं, वो चेन आइसोमर कभी नहीं जाएंगे। 1 डिग्री के ही बहुत सारे आइसोमर है, उनको चेन आइसोमर बोलेंगे हम लोग। ये चीजें माइंड में सेट कर लेना, आप कहीं इसको चेन आइसोमर करके आ जाए नहीं। यहां पे मेन जो कंसेप्ट है वो 1 डिग्री एमीन और 2 डिग्री का एमीन का है, और 1 डिग्री और 2 डिग्री एमीन एक्चुअली अपने आप में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होते हैं। ध्यान रख लेना भाई इस चीज का अच्छी तरह से, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना। आप कहीं करके आ जाओ सर चेन आइसोमर, नहीं, ये दोनों कंपाउंड फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि एक तरह से एक 1 डिग्री एमीन है और एक 2 डिग्री एमीन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 2 क्लोरोब्यूटेन और 3 क्लोरोब्यूटेन आर, कि एक आपका 2 क्लोरोब्यूटेन है और एक आपका 3 क्लोरोब्यूटेन है। देखो वैसे तो ये क्वेश्चन गलत तो नहीं कहूंगा, लेकिन ये आपका एक तरह से 2 क्लोरोब्यूटेन है, इसके रेफरेंस में ये 3 क्लोरोब्यूटेन होगा। यहां से नंबरिंग 1 2 3 4, अब यहां से नंबरिंग 1 2 3 4, अब नंबरिंग तो वैसे गलत है क्योंकि नंबरिंग तो यहां से होगी 1 2, तो ये भी वैसे 2 क्लोरोब्यूटेन हो जाएगा। लेकिन जब आपको लिख के दे रहा है कि मैं इसको 2 क्लोरोब्यूटेन मानूंगा, इसको मैं 3 क्लोरोब्यूटेन मानूंगा, मान लो स्टार दे दे कार्बन पे, तो उस कंडीशन में आपको सबको पता होना चाहिए कि दोनों आइसोमर जो हैं ये सेकंड पोजीशन पे है, ये 3 पोजीशन पे है, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो हैं वो पोजीशनल आइसोमर होंगे। और पोजीशनल आइसोमर के अकॉर्डिंग इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए, और जो पहले वाला क्वेश्चन था उसमें करेक्ट आंसर क्या होगा आपका सी। क्लियर है भाई? तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन जो है 2 क्लोरोब्यूटेन और 3 क्लोरोब्यूटेन जो है वो एक दूसरे के
पोजिशनल आइसोमर होंगे। ठीक है, आगे चलें। आगे की क्या कहानी है देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर कॉल्ड पोजिशनल आइसोमर्स, कि कौन सा जो पेयर है वो पोजिशनल आइसोमर होगा। ठीक है, तो देखो आइसोमर होने के लिए एक मस्ट कंडीशन होती है कि उनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। जो दो कंपाउंड होंगे या तीन कंपाउंड होंगे वो एक दूसरे के आइसोमर हैं या नहीं है, इसके लिए सबसे फर्स्ट जो मस्ट कंडीशन है कि उनका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। देखो इस कंसेप्ट को हम लोग अप्लाई करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो पहला ए वाले की बात करता हूं, तो ए वाले को अगर मैं थोड़ा तरीके से लिखूं तो आपका ए वाला जो है वो कुछ इस तरह का कंपाउंड है। मीन्स हम लोग ये कह सकते हैं कि यहां से नंबरिंग दे तो 1 2 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, और जो दूसरा कंपाउंड है हमारा इसके साथ वाला वो यहाँ पे OH और यहाँ पे COOH, ये दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड है, दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है। ये 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड है और ये 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड है। इसका मतलब ये दोनों जो हैं वो पोजिशनल आइसोमर हैं। चेक कर लेना भाई अच्छी तरह से। पोजिशनल आइसोमर को हिंदी में बोलते हैं स्थिति समावयवी हैं। क्या है, स्थिति समावयवी हैं। अगर बी में बात करें हम लोग तो देखो बी में तो कोई मतलब ही नहीं है सोचने का, क्योंकि इन दोनों का तो मोलिकुलर फॉर्मूला ही सेम नहीं है, तो कोई आइसोमर नहीं है, ये आइसोमर है ही नहीं। ठीक है, ऐसे ही देखो आप लोग थर्ड क्वेश्चन में देख लेना। अगर टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स की बात देखें, मैं नीचे बता देता हूं थर्ड को भी एक बार। सी में क्या है देखो, अगर इसको देखा जाए तो ये क्या बना आपका C2H5 और ये CO। ठीक है, और ये आपका हो गया CH3 CO CH2 और ये आपका CH3। आई बात समझ में। तो अगर हम लोग पोजिशनल आइसोमर की बात करते हैं, अच्छी तरह से समझ लेना, तो यहां पे ये डी वाला तो हो नहीं सकता, ऑल ऑफ द अबव तो होगा नहीं। ठीक है, तो यहां से अगर आप लोग दोनों की कंडीशंस की मैच करोगे, यहां पे इसकी और इसकी कंडीशंस की मतलब ये वाला तो हमारा पोजिशनल आइसोमर है ही, ये दोनों आइसोमर है ही नहीं, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है यहां पे। ठीक है, और यहां पे अगर हम लोग देखें तो एक तरह से दोनों में कीटोन है, नो डाउट। तो एक अगर पोजीशन की बात की जाए तो यहां से 1 2 और 3 पोजीशन पे, 1 2 और 3 पोजीशन पे, ये किधर से भी नंबरिंग कर लेना, ये 3 पोजीशन पे कीटो ग्रुप है। मतलब हम लोग ये कहेंगे इसको 3 पेंटेनोन बोलेंगे, और इसको जो हम लोग बोलेंगे उसको क्या बोलेंगे हम लोग, 2 पेंटेनोन बोलेंगे। एक बार दोनों कंपाउंड्स को देख लेना। ये शायद मेरे को लग रहा है ये भी पोजिशनल आइसोमर होंगे, मैंने शायद क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक कर ली है, तो एक बार थोड़ा सा देख लेना आप लोग। जो 2 पेंटेनोल है और जो 3 एक तरह से देखा जाए तो देखो ये आपका 3 पेंटेनोन है और ये आपका जो होगा वो 2 ब्यूटेनोन है। तो एक तरह से ये भी हम लोग ये कह सकते हैं कि जो एक तरह से पोजीशन डिफरेंट है, जो फंक्शनल ग्रुप है हमारा उसकी पोजीशन डिफरेंट है, बस ये ध्यान रख लेना। ठीक है, और ये आपका ऑप्शन हो नहीं सकता, तो थोड़ा सा कहीं मैंने क्वेश्चन टाइप करने में थोड़ा सा कहीं ना कहीं मिस्टेक की है, तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा थर्ड इज द करेक्ट आंसर। तो कई बार हो जाती है मिस्टेक्स क्वेश्चन बनाने में, तो कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। देखो 2 कंपाउंड दिए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, एक कंपाउंड ये वाला है और एक कंपाउंड ये वाला। इन दोनों कंपाउंड्स के बारे में बताना है, ये किस तरह के आइसोमर है। तो देखो आपको कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा सा कंसेप्ट है। ये तो हमारा एसिड हैलाइड है, क्या है ये, एसिड हैलाइड। ठीक है, और ये एक तरह से हमारा सिंपल कीटोन हो गया। तो देखो भाई दोनों फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो गए, इसका मतलब ये जो कंपाउंड है दोनों के दोनों वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करेंगे। देखो मैं आपको फिर कह रहा हूं, बहुत सारे बच्चे मुझे बताते हैं कि सर हमें स्टीरियोकेमिस्ट्री में स्ट्रक्चरल आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर में काफी दिक्कत आती है। दिक्कत इसलिए आती है कि वो सोचते ज्यादा हैं, क्योंकि स्टीरियोकेमिस्ट्री एक्चुअल में अगर आपको सीखनी है तो आपको मोर एंड मोर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सारा जो कंसेप्ट है वो किसका है, प्रैक्टिस का है, ये ध्यान रख लेना। ठीक है,
सारा गेम जो है वो प्रैक्टिस का है। तो देखो आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखते ही समझ में आ जाएंगे। ये एसिड क्लोराइड, ये कीटोन, इसका मतलब ये दोनों जो हुए हमारे ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हो गए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो मतलब मेरी कोशिश ये रही है कि मैं बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन दे सकूं आप लोगों को। जितने भी 30-32 क्वेश्चन है उसमें हम लोग मैक्सिमम सीख सकें। हाउ मेनी एलिफेटिक कार्बोनाइल कंपाउंड्स आर पॉसिबल हैविंग द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ C5H10O? क्या है मैं बता देता हूं क्वेश्चन। एक मोलिकुलर फॉर्मूला दिया है ये वाला, 5 कार्बन 10 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। तो हमें इसके केवल एलिफेटिक कार्बोनाइल कंपाउंड बनाने हैं। कितने कंपाउंड या कितने आइसोमर हो सकते हैं? अब एलिफेटिक में दोनों आ जाएंगे, कार्बोनाइल में एल्डिहाइड भी आ जाएगा और आपका कीटोन भी आ जाएगा। अब आपको इसके एलिफेटिक एल्डिहाइड और कीटोन बना के देखने हैं कि कितने एलिफेटिक एल्डिहाइड और कीटोन बन सकते हैं। अब देखो ऑप्शन है 4, 5, 6, 7। देखो अगर ऑप्शन में बहुत कम डिफरेंस हो तो इस तरह की क्वेश्चन गलत होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। देखो इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में तभी करने हैं जब आप श्योर हो कि ये बिल्कुल करेक्ट है कि इतने ही आइसोमर बनेंगे। अदरवाइज आप क्या कर लोगे, आपका जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा आप लोगों का। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है? जस्ट 1 मिनट। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि इसके टोटल कितने आइसोमर बनेंगे, वो चीज हमें चेक करनी है। अब देखो अगर 5 कार्बन है तो देखो मैं पहले तो एक एल्डिहाइड और एक कीटोन बना लेता हूं। तो देखो एक तो आपका ये तो सिंपल कीटोन हो जाएगा फर्स्ट, और ये आपका सिंपल एक जो है वो आपका एल्डिहाइड हो जाएगा ये वाला। अब आप चेक कर सकते हो, देखो इसमें 5 तो कार्बन है और 3 2 5 और 2 7 और 3 10 10 हाइड्रोजन हो गए, 1 ऑक्सीजन हो गया। इसमें 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 और 1 10 हाइड्रोजन हो गए, 1 ऑक्सीजन और 5 कार्बन। ठीक है, तो देखो अब इसमें क्या हुआ, ये अब इसके देखो क्या आइसोमर बन सकते हैं, ये देखो 2 पोजीशन पर भी आ सकता है, मतलब 1 2, ये हो गया 2 पेंटेनोन, ये क्या निकल के आया हमारा, ये 3 पेंटेनोन, ये दोनों पोजिशनल आइसोमर हो गए। और एक और बन सकता है इसका, और वो कौन सा बनेगा, ये वाला। देखो ये सारी चीजें प्रैक्टिस आएंगी भाई आप लोगों को। ये 1 2 3 और 4 ये हो जाएगा 2 इथाइल 3 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉन। तो देखो 3 तो कीटोन बनेंगे इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। और देखो ये सब चीजें तभी आएंगी आपको जब आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करोगे। एल्डिहाइड की बात करते हैं, तो देखो एल्डिहाइड ये ग्रुप तो हमेशा कॉर्नर पे रहेगा, तो इस चेन को हम लोग कितनी तरीके से चेंज कर सकते हैं, बस वो एक पॉसिबिलिटी बचती है। तो देखो एक मैं इसको क्या बना देता हूं, अब थोड़ा ध्यान से समझना आप लोग, ये यहां पे और 1 मिथाइल मैंने अब की बार यहां पे जोड़ दिया। ठीक है, 1 मिथाइल को मैं अब की बार इससे आगे वाले पोजीशन पे जोड़ दूंगा, मैंने 1 मिथाइल को यहां पे जोड़ दिया। ठीक है, तो देखो ये आपका 1 हो गया, ये आपका दूसरा हो गया, 3 तो कीटोन बन गए, ये आपका 1 एल्डिहाइड, दूसरा एल्डिहाइड, ये तीसरा एल्डिहाइड और 1 एल्डिहाइड और बन जाएगा जो आपका ये वाला होगा। ये आपका H है, ये आपका H है, ये आपका H है, चेक कर लेना। और ये 4, तो टोटल 3 + 4, तो टोटल 7 एलिफेटिक कार्बोनाइल कंपाउंड बन सकते हैं इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के C5H10O। देखो अब आप ये मत सोचना कि सर ये कैसे होगा, हमसे कैसे होगा, नहीं होगा भाई साहब, जब तक आप इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करोगे। मैं फिर कह रहा हूं नोमेनक्लेचर और स्टीरियोकेमिस्ट्री मैक्सिमम प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। आपको कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने की ज़रूरत नहीं होती है कि आप कोई पूरे नियम सीखो स्टीरियोकेमिस्ट्री में या नोमेनक्लेचर में, नहीं, कोई नीड नहीं है आप लोगों को। लेकिन फिर भी आपको ज़रूरत है केवल प्रैक्टिस की। अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपका काम हो जाएगा, वरना कितने भी थ्योरी पढ़ लो इन दोनों चैप्टर्स में, आप लोग बहुत ज़्यादा नहीं कर पाओगे, ये ध्यान रखें। ठीक है, एक क्वेश्चन और था बीच में, कहाँ मिस्टेक हुई है, चलो कोई नहीं, आगे देख लेंगे, एक क्वेश्चन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अच्छा वो सेम जगह, अच्छा ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया, कोई नहीं, चलो ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ये वही क्वेश्चन है। तो इसका मतलब इसका जो आंसर हमें देना है वो आंसर क्या आएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी इज द
करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, ये डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पे 2 क्वेश्चंस लिए हैं मैंने। देखो ये 7वें नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा और ये हमारा 8वें नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। देखो ऑर्थोक्रिसोल और बेंजाइल अल्कोहल, देखो सबसे पहले आपको मोलिकुलर फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखो मैं तभी कह रहा हूं, देखो आरपीएससी नाम से बहुत सारे क्वेश्चन पूछती है। इसको बोलते हैं ऑर्थोक्रिसोल, ऑर्थोमिथाइल फिनोल को ऑर्थोक्रिसोल बोलते हैं, और बेंजाइल अल्कोहल सबको पता है, ये आपका बेंजाइल अल्कोहल है। देखो ये तो 1 डिग्री अल्कोहल है आपका, और ये फिनोल है, तो इसका मतलब ये दोनों जो होंगे, देखो पोजीशन नहीं हो सकते, चेन नहीं हो सकते, ऑल द अबव नहीं हो सकता, सिंपल सा ये दोनों जो हैं वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होंगे। किस तरह के आइसोमर होंगे? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होंगे। और इसी के साथ जुड़ा हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 जो मैंने नीचे लिखा है। एक तो आपका है क्या है CH3CONH2, ये आपका है एमाइड है, ध्यान से समझ लो भाई, क्या है आपका एमाइड, और वैसे बोलेंगे तो एसिटामाइड। दूसरा जो आपका है वो ये वाला है आपका, ये आपका है यहां पे ये NH और ये आपका CH3, ये। अब देखो अगर यहां पे देखा जाए तो देखो इसमें एमाइड भी है, नो डाउट CONH2 है, लेकिन अगर इधर से देखें तो ये एल्डिहाइड भी है। क्या है ये? एल्डिहाइड भी है। तो हम लोग इसको देखो, ये एमाइड का कंसेप्ट तो चलेगा नहीं, यहाँ पे ये एल्डिहाइड ग्रुप आ गया, तो यहाँ पे हम लोग इसको एल्डिहाइड बोलेंगे। अगर एमाइड और एल्डिहाइड है तो सबको पता है ये दोनों जो हैं एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होंगे। इस तरह के आइसोमर होंगे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होंगे। दैट्स क्लियर, अच्छी तरह से माइंड में सेट कर लो आप लोग, कोई इशू नहीं है। खत्म करें, ये दोनों आपके 7 और 8 नंबर के क्वेश्चंस हो चुके हैं। और ध्यान रखना ये क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस हैं जहां पे आपको दिक्कत आती है, वो सारे क्वेश्चन निकाल के मैंने आप लोगों के सामने रखे हैं। अब सिंपल से क्वेश्चन रखने का यहाँ कोई मतलब ही नहीं बनता था, क्योंकि अगर सिंपल क्वेश्चन आप लोग रख भी लोगे तो वो सिंपल क्वेश्चन से क्या होगा, आप खुद सोच के देखो एक बार। आप लोग भले ही कर लोगे लेकिन आपको सीखने को कुछ नहीं मिलेगा उन सिंपल क्वेश्चन से। आई बात समझ में? तो अगर सिंपल क्वेश्चन आप लोग सॉल्व भी कर लेते हो तो मुझे मतलब लगता नहीं कोई मतलब निकलता है उन चीजों का, क्योंकि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमें वो क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं जहां हमें इशू जनरेट होता है, जिस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम में आते हैं। मेन टारगेट हमारा वो होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 जो भी है हमारा, द नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर फॉर C5H10। एक मोलिकुलर फॉर्मूला दिया है C5H10 का, और ये पूछा है कि टोटल कितने संरचनात्मक समावयवी होंगे, कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर बनेंगे। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यहां पे आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो मोलिकुलर फॉर्मूला है वो एल्कीन का है, क्योंकि जनरली CnH2n+2 ये तो आपकी होती है एल्केन, और CnH2n ये होती है आपकी एल्कीन। आ गई बात समझ में? और एल्काइन का क्या होगा? CnH2n-2। तो ये तो क्लियर हो गया। पहले सबसे पहले देखो मैं तरीका बता रहा हूं क्वेश्चन कैसे करना है आपको। तो आपको एल्कीन बनानी है 5 कार्बन की। तो देखो ये मैंने 5 कार्बन की एल्कीन बना दी, और सबसे पहले 1 एल्कीन बना, मतलब 5 कार्बन की एल्कीन बनाई, और फर्स्ट पोजीशन पे 1 2 3 4 5 और फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगा दिया, मींस 1 पेंटीन हमारा ये हो गया 1 पेंटीन। अब देखो इस डबल बॉन्ड को मैं सेकंड पोजीशन पे लगा देता हूं, ये वाला बन गया। अब देखो इस डबल बॉन्ड को चाहे यहां लगा लो और चाहे यहां लगा लो, ये एक ही है भाई साहब, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना आप लोग बिल्कुल। ठीक है, ये दोनों क्या है हमारे, बिल्कुल ये दोनों स्ट्रक्चर्स क्या मानी जाएंगी, क्या मानी क्या जाएंगी, दोनों हैं क्या हमारी, ये दोनों सेम हैं, तो 2 आइसोमर बन गए हमारे। अब 2 आइसोमर बनने के बाद देखो सेकंड वाले के तो कोई आइसोमर बन नहीं सकते। अब आप चेक कर लो देखो, और फर्स्ट वाले के क्या क्या आइसोमर बना सकते हैं हम लोग, देखो आप ध्यान से समझ लेना। देखो इसको मैं ऐसे कर देता हूं, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे,
और ये डबल बॉन्ड यहाँ आने के बाद इस एक मिथाइल को एज ए सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। तो आपका देखो एक तो फर्स्ट तो ये वाला हो गया, सेकंड ये वाला हो गया और थर्ड ये वाला हो गया। अब देखो इसी फर्स्ट को और किस तरह से लिख सकते हैं, ये यहाँ पे हम लोग इसको एक इस तरह से लिख देंगे, ये देखो। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, देखो अब समझना, इसको हम लोग ये कह सकते हैं 2 मिथाइल 1 ब्यूटीन। इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल 1 ब्यूटीन, क्योंकि 1 2 3 और 4, इसका क्या नाम होगा 1 2 3 और 4, क्या बोलेंगे इसको 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन। क्या बोलेंगे 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन। एक और इसकी स्ट्रक्चर बन सकती है, और वो स्ट्रक्चर जो बनेगी वो कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर बनेगी, आप चेक कर लो चाहे। तो ये चौथा आइसोमर है और ये पांचवा आइसोमर है, आप चेक कर लो चाहे। अब ये बनाई है हमने इस वाली स्ट्रक्चर से, ये जो बनी है वो इस वाली स्ट्रक्चर से बनी। तो टोटल देखो ये तो असाइक्लिक आइसोमर हो गए 5। अब अगर हम लोग साइक्लिक आइसोमर की बात करें तो देखो ये आपका 5 मेंबर रिंग, क्योंकि देखो ये भले ही एल्कीन है लेकिन मैंने आपको बता रखा है कि जो 1-2 हाइड्रोजन जो होते हैं वो एक डबल बॉन्ड के बराबर या फिर एक रिंग के बराबर होते हैं। तो इसमें ये एक तरह से एल्कीन है तो इसमें एक डबल बॉन्ड है, तो वो डबल बॉन्ड इस रिंग बनाने में कंज्यूम हो जाएगा। तो ध्यान रखना, आप चाहे इसका निकालो, देखो 2 हाइड्रोजन यहां से, 2 यहां से, 2 यहां से, 2 यहां से और 2 यहां से, टोटल 10 हाइड्रोजन हैं। अब देखो इसके कितने आइसोमर बनेंगे, एक तो ये हो गया, दूसरा आइसोमर इसका 4 मेंबर रिंग और 1 मिथाइल। तीसरा आइसोमर क्या बनेगा, ये यहां पे बन जाएगा 2 मिथाइल एक ही कार्बन पे। चौथा आइसोमर क्या बनेगा इसका 3 मेंबर रिंग, 1 मिथाइल यहां पे, 1 मिथाइल यहां पे। और जो पांचवा आइसोमर बनेगा वो कुछ इस तरह का बन जाएगा 2 मिथाइल एक साथ। इसका मतलब देखो ध्यान से, 5 आइसोमर तो ये वाले और 5 साइक्लिक आइसोमर। अब देखो इसमें कहीं भी इसने ऑप्टिकल आइसोमर नहीं पूछे हैं साथ में, ध्यान रखना, या स्टीरियोकेमिकल आइसोमर नहीं पूछे हैं यहाँ पे, ध्यान रखना। तो यहाँ पे केवल स्ट्रक्चरल आइसोमर की बात की जाएगी। अगर स्टीरियो आइसोमर और पूछता तो फिर इनकी स्टीरियो केमिस्ट्री और देखते हैं, फिर ये आइसोमर और भी हो जाते, कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव है, किसके कितने आइसोमर बनेंगे, जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, नो डाउट। मैंने खूब पहले भी डिस्कस किया है और भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आप लोग यहाँ पे समझ लो कि यहाँ पे केवल और केवल स्ट्रक्चरल आइसोमर की बात कर रहे हैं, स्टीरियो आइसोमर की बात नहीं कर रहे हैं। तो टोटल जो C5H10 के जो स्ट्रक्चरल आइसोमर बनेंगे वो 10 आइसोमर बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे, किस तरह से बनेंगे, वो सारी चीजें मैंने बता दी आप लोगों। आगे चले भाई, ये आपके 9 क्वेश्चंस हो चुके हैं, आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, मेटा, जो यहां पे देखो 9 के साथ मैं बता दूं आप लोगों को, जो 9 क्वेश्चन हो गए ना हमारे, 9 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो देखो ये तो आपका 10 नंबर का क्वेश्चन है, ये आपका 11 नंबर का है और ये आपका 12 नंबर का है। अब देखो क्या क्या क्वेश्चंस हैं हम लोग देख लेते हैं। देखो पहला क्वेश्चन, मेटामेरिज्म इज शोन बाई, कि इनमें से मेटामेरिज्म कौन सा ग्रुप शो करता है। तो देखो एक एक ग्रुप को लेके देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले ये ए वाला लेते हैं, डाई इथाइल ईथर, और डाई इथाइल ईथर का जो मोलिकुलर फॉर्मूला होगा या स्ट्रक्चर होगी वो ये वाली होगी। इसके साथ है एन प्रोपाइल मिथाइल ईथर, एन प्रोपाइल मिथाइल ईथर का जो फॉर्मूला है वो होगा ये वाला फॉर्मूला। तो इसका मतलब ये और ये दोनों हैं ईथर, लेकिन देखो आपको मैंने मेटामेरिज्म में क्या बता रखा है, मेटामेरिज्म में क्या होता है कि ये ऑक्सीजन जो है वो एक CH2 के इधर या इधर हो सकता है। तो देखो यहाँ पे ये दो था, वो एक CH2 को क्रॉस करके इधर आ गया, मतलब जो थर्ड 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे था वो फोर्थ पोजीशन पे आ गया। तो ध्यान रखना ये दोनों जो आइसोमर हैं वो एक दूसरे के मेटामर हैं। आगे बात कर लेते हैं इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या है CH3CH2OH, ठीक है। और डाइथाइल ईथर, देखो ये तो एक दूसरे के आइसोमर ही नहीं है क्योंकि दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम नहीं है। क्लियर है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट इसकी बात कर लेते हैं एसीटोन और प्रोपियोनोएल्डिहाइड। तो देखो ये तो आपका एसीटोन है और ये आपका जो होगा
ये प्रोपियोनोल्डिहाइड है, ये दोनों सॉरी ये यहाँ पे एच बिल्कुल सही है, ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होते हैं भाई, ध्यान रख लेना अच्छी तरह से, फंक्शनल। और लास्ट रह गया प्रोपियोनिक एसिड और एसिटिक एसिड। तो देखो प्रोपियोनिक एसिड का क्या फॉर्मूला है, CH3CH2COOH, और एसिटिक एसिड का CH3COOH। ये दोनों भी एक दूसरे के आइसोमर ही नहीं है, क्योंकि इनका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या नहीं है, सेम नहीं है। इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, द फिनोमेना इन्वॉल्विंग द माइग्रेशन ऑफ प्रोटॉन टू गिव टू स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इन इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर इज नोन एज। मतलब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है मैं बता देता हूं 11वें नंबर का, कि 11वें नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है कि वो कौन सी प्रोसेस है जिसमें एक H प्लस का माइग्रेशन होकर के दो स्ट्रक्चरल आइसोमर बनते हैं और दोनों के दोनों एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में रहते हैं। तो आपको सबको पता है इस तरह के जो आइसोमर होते हैं वो टोटोमेरिज्म हैं। मैंने बताया था, एक वीडियो मैंने डाल रखा है हमारी क्लासेज में, उसमें मैंने आपको अच्छी तरह से बताया है कि जो टोटोमेरिज्म शो करते हैं, जो टोटोमर होते हैं, वो किस तरह के कंपाउंड्स होते हैं। तो इसमें ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, अभी मैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा कि टोटोमेरिज्म क्या है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे बात कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, देखो, इथाइल एसीटो एसीटेट शोज। पहले तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इथाइल एसीटो एसीटेट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। और इथाइल एसीटो एसीटेट का जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरह का फॉर्मूला होता है भाई, ध्यान रख लेना, C2H5। इसको एसीटो एसिटिक एस्टर भी बोलते हैं, ध्यान रख लेना भाई। क्या बोलते हैं, इसी को AAE एसीटो एसिटिक एस्टर भी बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला मैंने लिख दिया है। और ये कंपाउंड पूरा का पूरा असिस्टेंट प्रोफेसर की एक यूनिट में 5 क्वेश्चन कवर करेगा। एसीटो एसिटिक एस्टर जो है इसको एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड बोलते हैं। यहाँ के दोनों हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा एसिडिक होते हैं, इसलिए इनको एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप बोलते हैं या एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड्स बोलते हैं। अब देखो इस कंपाउंड में होता क्या है मैं बता दूं आप लोगों को। ये CO, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूं बस, ये C2, ये H5। तो देखो ये प्रोटॉन यहां जाता है एक तरह से, या सॉरी ये प्रोटॉन तो माइग्रेट करके यहाँ जाएगा, और एक मिनट जस्ट मैंने थोड़ा सा उल्टा लिख दिया, मैं सारा दोबारा सही कर देता हूँ। ये प्रोटॉन जो है वो माइग्रेट करके, जस्ट पेन भी चेंज कर लेता हूँ मैं, ये प्रोटॉन माइग्रेट करके इस ऑक्सीजन पे जाएगा और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है। और ये जब शिफ्ट होता है तो यहाँ पे देखो माइग्रेशन ऑफ प्रोटॉन हो गया है, और जो दो आइसोमर बनेंगे वो क्या बन जाएंगे, OH डबल बॉन्ड CH COO C2H5। ये इनोल फॉर्म है, और जो ये कीटो फॉर्म है, और ये कीटो और इनोल फॉर्म को आपस में बोलते हैं टोटोमर। मैं पहले बता चुका हूं। और इस जो एक तरह से जो फिनोमेना है उसको हम लोग बोलेंगे टोटोमेरिज्म। अच्छी तरह से चेक कर लो भाई आप लोग, ये लो, तो अब आपको समझ में आ गई होगी, इसीलिए मैंने तीनों क्वेश्चन एक जगह लिए हैं। तो इथाइल एसीटो एसीटेट जो है वो एक तरह की कीटो, मतलब यहां पे आपको ऑप्शन नहीं दिया तो इसको हम लोग क्या कह देंगे, कीटो इनोल टोटोमेरिज्म। ये कीटो फॉर्म हो गई है और वो इनोल फॉर्म है, तो इसको क्या बोल देंगे, कीटो इनोल टोटोमेरिज्म। और जो कंप्लीट प्रोसेस है उसको हम लोग क्या बोल देंगे, टोटोमेरिज्म बोल देंगे। ये आप लोग अच्छी तरह से सीख लो। देखो अब इन क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और ये क्वेश्चंस में फिर कह रहा हूं, इतने आप लोगों को खुद को लगेगा कि यार बहुत छांट के क्वेश्चन बनाए हैं सर ने, जहां पे हमें लगना चाहिए कि हमें कुछ कंसेप्ट्स क्लियर होने ही चाहिए हमारे, तब जाके ये सारी चीजें क्लियर होंगी आप लोगों को। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दो कंपाउंड दिए हैं, एक तो ये एसाइक्लिक कंपाउंड है ब्यूटाडाइन, और ये एक साइक्लोब्यूटीन है। शोज आइसोमेरिज्म, ये दोनों कंपाउंड किस तरह की आइसोमेरिज्म शो करते हैं ये हमें बताना है।
तो देखो, एक तो टोटोमेरिज्म का कंसेप्ट खत्म कर देना, एक ये आपका फंक्शनल ग्रुप का कंसेप्ट भी खत्म कर देना। देखो, आपने ये पढ़ रखा होगा कि इस तरह के कंपाउंड रिंग चेन आइसोमेरिज्म शो करते हैं, रिंग चेन आइसोमेरिज्म शो करते हैं। ठीक है, जस्ट 1 मिनट, एक चीज मैंने गड़बड़ कर दी है, जस्ट 1 मिनट, मेरे को इस पे क्रॉस नहीं लगाना था, जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट, ये क्रॉस नहीं लगाना, इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो टोटोमेरिज्म तो हमारा गया और ये चैन वाला भी गया, क्योंकि हमारा ऑप्शन रिंग चैन होना चाहिए था, पोजीशन का कोई मतलब नहीं है। तो ध्यान रखना, मैं फिर बता रहा हूं आप लोगों को कि एक तरह से देखा जाए तो ये ब्यूटाडाइईन हो गया। देखो, आप लोगों को पता होगा इन दोनों को हम लोग अलग अलग फंक्शनल ग्रुप की कैटेगरी में पढ़ते हैं। तो ये ब्यूटाडाइईन है और ये ब्यूटीन है, साइक्लोब्यूटीन। तो हम लोग इन दोनों को एज ए फंक्शनल आइसोमर कंसीडर करते हैं। ध्यान रख लेना भाई अच्छी तरह से, आप इनको चैन मत करिए ना। रिंग चैन होती है अगर, तब हम लोग सोच सकते थे कि रिंग चैन आइसोमेरिज्म हम लोग शो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे केवल चैन आइसोमर है और चैन आइसोमर बिल्कुल डिफरेंट है रिंग चैन आइसोमर से। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा आपका दैट वन, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। अच्छी तरह से समझ लेना भाई, ये नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में ऐसे के ऐसे मिल सकते हैं आप लोगों को। ये दोनों आइसोमर एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वही, अब 3-4 क्वेश्चन मैंने एक साथ ले लिए, मैं बता दूं आप लोगों को एक बार। ये 14 नंबर का क्वेश्चन होगा, ये 15 नंबर का, ये 16 नंबर का, ये 17 नंबर का और ये 18, सॉरी 17 नहीं है वो, 17 तो नीचे वाला होगा, ये 17 नंबर का क्वेश्चन। एक एक करके सारे क्वेश्चनों को डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ C4H10। C4H10 के कितने संरचनात्मक समावेवी होंगे? तो देखो, सबसे पहले तो वही C4H10 जो है हमारा, वो सिंपल एल्केन है, क्योंकि ये CnH2n+2 को फॉलो कर रहा है। अब आपको सबको बता रखा है मैंने, देखो कि देखो, अगर आपके पास 1, 2 और 3 कार्बन की एल्केन है तो ये कोई स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है। लेकिन अगर आपकी एल्केन में 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 कार्बन हैं, तो इनके टोटल नंबर जो स्ट्रक्चरल आइसोमर होंगे वो होंगे 2, 3, 5, 9, 18, 35 और 75। तो देखो, इसमें 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन वाली एल्केन के कितने आइसोमर बनेंगे भाई? 2 आइसोमर। और 2 आइसोमर बनने का मतलब है, 2 आइसोमर बनने का मतलब है ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 में ए इज द करेक्ट आंसर। आगे चले भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, बहुत अच्छे क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ दिस फॉर्मूला C5H11OH विल बी प्राइमरी एल्कोहल्स। यहाँ पे कंडीशन दे दी है कि हमें एक मोलिकुलर फॉर्मूला दिया है। इस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट पेज पे सोल्व करते हैं। देखो, अच्छा चलो एक बार मैं मोलिकुलर फॉर्मूला देख लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। C5H11OH मतलब हमें दिया है C5H11OH, ठीक है। इसके हमें एल्कोहल बनाने हैं और वो सारे एल्कोहल केवल और केवल 1 डिग्री एल्कोहल होने चाहिए, बस इतना सा ध्यान रख लेना। तो हम लोग सबसे पहले सबसे सिंपल एल्कोहल बनाते हैं, और सबसे पहले जो सबसे सिंपल एल्कोहल होगा वो क्या होगा? एक मिनट, जस्ट क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? ये 15 वाला है। अब देखो ध्यान से, जो सबसे सिंपल होगा वो तो हम लोग एक स्ट्रेट चेन बना देते हैं। देखो, ये 5 कार्बन हो गए, ठीक है, और ये आपका OH, ये आपका सिंपल फर्स्ट एल्कोहल हो गया जो सिंपल 1 डिग्री है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 5 कार्बन है, पेंटेनॉल, 1 पेंटेनॉल हो जाएगा। सिंपल क्या हो गया? 1 पेंटेनॉल, बिल्कुल सिंपल। अब इसके हम लोग देखो, अब एक चीज जो इंपॉर्टेंट है, आपको रेस्ट्रिक्शन दिया है। रेस्ट्रिक्शन क्या है आपका? कि आपको केवल 1 डिग्री एल्कोहल बनाने, तो ये तो ऐसे की ऐसे रहेगा ये ग्रुप। तो जो भी चेंजेज करेंगे इन 4 कार्बन्स में करेंगे, ठीक है। अब हम लोग इसकी चेन बना लेते हैं। तो चेन बनाते हैं, तो देखो दूसरा मैं स्ट्रक्चर आइसोमर बनाता हूं। एक 4 कार्बन की सीधी चेन बना लेता हूं, ये 4 कार्बन की हो गई, और एक जो कार्बन कम रहा है उसको मैं एज ए ब्रांच जोड़ देता हूं, और वो मान लो मैंने एक बार यहां पे जोड़ दी, तो एक बार मैं इसको
यहाँ पे जोड़ दूंगा ये वाला। आप चेक कर लेना, देखो तो ये एक तरह से जो है चेन आइसोमर हो गए। चेन आइसोमर होने का मतलब क्या निकला, ये आपका दूसरा हो गया है और ये आपका जो है तीसरा हो गया। चेक कर लो आप लोग, अलग अलग है ये 1 डिग्री अल्कोहल है। जस्ट 1 मिनट, एक चीज मैं बता दूं, ये 1 डिग्री अल्कोहल है, ये भी 1 डिग्री अल्कोहल है 1, लेकिन ये चेन आइसोमर है, आप चेक कर लेना चाहिए। और एक अल्कोहल और बना सकता हूं मैं इसका, और वो जो अल्कोहल बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा। चेक कर लो आप लोग, 5 कार्बन हो गए क्या? शायद ये तो पहले ही मैंने बना दिया, सॉरी ये नहीं बनेगा, मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। ये जो बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा। जस्ट 1 मिनट, ये जो बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा। ये 1 डिग्री अल्कोहल है, चाहे चेक कर लो आप लोग, ये ग्रुप सब में सेम है 1 डिग्री अल्कोहल वाला। तो ध्यान रखना ये भी हमारा 1 डिग्री अल्कोहल ही है। तो देखो अब इसके अलावा आप चाहे कोशिश करके देख लेना, कोई भी 1 डिग्री अल्कोहल और नहीं बनेगा, और कोई भी 1 डिग्री अल्कोहल नहीं बनेगा तो ये मान के चलना इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा, 4 बनाए हमने, तो इसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हमारा हो जाएगा सी। तो इस मोलिकुलर फॉर्मूले के 4 अल्कोहल ऐसे बनेंगे जो प्राइमरी अल्कोहल होंगे, ये ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? द आइसोमेरिज्म शोन बाई एन ब्यूटाइल अल्कोहल एंड आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। देखो ये तो आप समझ जाओगे, अभी जो मैंने करवाया उसी पे बेस्ड है। यहां पे बता देता हूं, एन ब्यूटाइल अल्कोहल का मतलब ये वाला अल्कोहल, बस सिंपल सा। और आइसोब्यूटाइल का मतलब क्या होगा, ये आपका आइसोब्यूटाइल अल्कोहल है। देखो अब आपको पता होना चाहिए आइसो का मतलब क्या है, नियो का मतलब क्या है। देखो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो सेकंड लास्ट कार्बन है, अगर उस पे ब्रांच हो या उस पे श्रृंखला हो, उसको हम लोग इस तरह की कंडीशन को बोलते हैं आइसो। और अगर दोनों तरफ मिथाइल होता है या दोनों तरफ ब्रांचिंग होगी तब उसको हम लोग बोलते हैं नियो की कंडीशन। तो ये आइसो की है। अब आप खुद देख लो ये दोनों कौन से आइसोमर है भाई, मेटामेरिज्म वाला कोई कंसेप्ट नहीं है, पोजीशन वाला कोई कंसेप्ट नहीं है, स्टीरियो वाला कोई कंसेप्ट नहीं है, सीधा सीधा कंसेप्ट, ये दोनों चेन आइसोमर है क्योंकि इनकी चेन में डिफरेंस है। किसमें डिफरेंस है? इन दोनों की चेन में डिफरेंस है। आप देख लो ये 4 कार्बन की सीधी श्रृंखला है, ये 3 कार्बन की सीधी, और इस पे एक ब्रांचिंग विद मिथाइल ग्रुप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लेते हैं। द नंबर ऑफ पॉसिबल एल्काइंस विद मोलिकुलर फॉर्मूला C5H10। आपको एक मोलिकुलर फॉर्मूला दिया है, मैं आगे बताता हूं इस क्वेश्चन को भी, C5H8 का। यहां पे हम लोग डिस्कस करते हैं उस क्वेश्चन को। देखो C5H8, और ये पूछा है कि इसके टोटल कितने एल्काइंस पॉसिबल हैं। तो देखो पहले तो आप ये चेक करना है कि ये मोलिकुलर फॉर्मूला एल्काइन के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। एल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH2n-2। और देखो अगर 5 कार्बन है तो यहाँ पे 5 दूनी 10, 10 में से 2 गए तो 8 हाइड्रोजन होने चाहिए, मतलब ये एल्काइन ही है। अब इसकी कितनी एल्काइन बना सकते हैं वो हम लोग चेक कर लेते हैं। देखो क्या क्या बनेगा, एक तो सिंपल एल्काइन 5 कार्बन की बनानी है, तो ये 5 कार्बन की सिंपल एल्काइन हो गई। इसी के बाद इस डबल बॉन्ड को हम लोग सेकंड पोजीशन पे लेके जाएंगे, तो ये आपकी दूसरी एल्काइन हो गई भाई। ये आपकी फर्स्ट वाली हो गई है, ये आपकी सेकंड वाली हो गई है। ठीक है, इसके अलावा देखो हम लोग कुछ, देखो अब इसमें तो कोई ब्रांचिंग का बनता नहीं, इसमें हम लोग कुछ ब्रांचिंग कर सकते हैं। और जब इसमें हम लोग ब्रांचिंग करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, यहां से कुछ इस तरह की एल्कीन बन जाएगी। आप चेक कर लो चाहे। ठीक है, तो ये आपका तीसरा आइसोमर पॉसिबल है। अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप अब ट्राई करके देखना कि और भी कोई आइसोमर बन सकता है, क्योंकि हम लोग तो देखो जब पढ़ाते हैं तो हमें पता रहता है पहले से कि इसका आंसर क्या होगा, तो हम लोग उसी तरह से प्रिपेयर होके आते हैं। आप लोगों को एक्चुअली में पता नहीं होता है, तो आप एक बार कोशिश करके जरूर देखना कि सर 3 पे ही क्यों रुक गए, क्या पता कोई नया आइसोमर बन सकता हो। और अगर आपको लगता है कि नया आइसोमर बन सकता है तो प्लीज डिस्कस हमसे डिस्कस करें आप उसको लेकर के, कि आपको कहीं लगता है कि एक नया आइसोमर बन रहा है या बन सकता है, तो बिल्कुल हमें बताएं, हमें भी पता चले, क्या पता हम लोग कुछ गलत पढ़ रहे हो अब तक। आगे बात समझ में? तो एक पॉसिबिलिटी आप हमेशा देखते रहना, ये नहीं कि सर ने बोल दिया तो रुक गए हम लोग। तो हमारे अकॉर्डिंग हम लोग पहले से हमें पता रहता है तो हम लोग उसी तरह से तैयार होकर आते हैं। तो अगर इस क्वेश्चन का आंसर देखा जाए तो टोटल आपके पास जो एल्काइंस बनने की पॉसिबिलिटी है वो आपके पास
3 एल्काइंस बनेंगी। 3 का मतलब बी इज द करेक्ट आंसर। आप चेक कर लो एक बार अच्छी तरह से, ठीक है भाई। ये आपके 17 क्वेश्चन हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 जो भी है हमारा। अब देखो ये जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाए हैं वो सारे क्वेश्चन आपके स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म से रिलेटेड हैं। देखो किसी भी चैप्टर से अगर एक टॉपिक से 18 क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं तो वो कम नहीं है, क्योंकि मैंने वो सारे क्वेश्चंस ले लिए हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म से जो लगभग आपके सारे कंसेप्ट क्लियर कर देंगे। बाकी तो सबको पता है सारा गेम जो है वो प्रैक्टिस का है। ठीक है, अब हम लोग लेते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन, सॉरी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये है हमारा नेक्स्ट 18वें नंबर का क्वेश्चन। क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैव मिनिमम डाइपोल मोमेंट, कि कोई भी कंपाउंड है उसका मिनिमम डाइपोल मोमेंट क्या होगा। अब देखो डाइपोल मोमेंट का कैसे पता लगाना है वो मैं बताता हूं कि देखो आपके पास ये पहली स्ट्रक्चर है, देखो ये चीजें समझने की हैं। ये आपके पास पहली स्ट्रक्चर है और ये आपके पास हम लोग यहां से CH, ठीक है। अब अगर हम लोग देखें तो अगर इसके डाइपोल मोमेंट की बात करें तो इसका ये जो बॉन्ड है, अगर हम लोग यहां पे बात करें इसकी, तो अगर इस डबल बॉन्ड के रेफरेंस में बात करें हम लोग यहां पे, तो इसका डाइपोल मोमेंट इधर होगा, ठीक है, और इसका डाइपोल मोमेंट इधर होगा। लेकिन दोनों तरफ के डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होंगे, तो हम लोग इसको कहेंगे म्यू नॉट इज इक्वल्स टू 0। ध्यान रखना भाई अच्छी तरह से, क्योंकि यहां पे इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे ज्यादा है तो डाइपोल मोमेंट जो होगा उसकी डायरेक्शन ये वाली होगी, और यहां पे कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है तो यहां पे इसका जो है ये जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है वो इस तरफ, दोनों अपोजिट हैं लेकिन दोनों का जो क्वांटिटी है वो सेम नहीं है, इसलिए दोनों एक दूसरे को बिल्कुल क्रॉस नहीं कर पाएंगे, तो इसका डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ होगा। दूसरी अगर स्ट्रक्चर की बात करें, ये यहां पे और ये यहां पे, तो यहां पे देखो इस बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट इधर और इस बॉन्ड का इधर, और दोनों तरफ सेम स्ट्रक्चर बिल्कुल, तो एक तरह से ये सिमेट्रिक एल्काइन है और सिमेट्रिक एल्काइन का डाइपोल मोमेंट हमेशा 0 होता है, तो इसका डाइपोल मोमेंट होगा 0, क्योंकि दोनों तरफ का ये वाला डाइपोल मोमेंट और ये वाला बिल्कुल सेम है। तो यहां पे जो सेकंड कंपाउंड होगा दैट वन इज द करेक्ट आंसर। बाकी मैं आपको थर्ड वाले का भी बता देता हूं कि थर्ड वाले का 0 क्यों नहीं होगा, अब आप लोग समझ गए होंगे। एक तरह से देखा जाए तो थोड़ा सा जस्ट 1 मिनट इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूं, ठीक है। तो अगर इसके डाइपोल मोमेंट की बात करें तो इसका डाइपोल मोमेंट इधर, इसका इधर, इसका इधर, ये दोनों, इन दोनों का ये बिल्कुल जो एक मतलब इन दोनों का जो कॉमन निकल के आएगा ओवरऑल वो इस डायरेक्शन में, तो ये और ये अपोजिट बट दोनों सेम नहीं है, तो इसका डाइपोल मोमेंट भी 0 नहीं होगा। और ऐसे की ऐसी कहानी जो होगी आप इसमें लिख लेना जो पहले वाले में मैंने बताई है, क्योंकि इसमें क्या होगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इस बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट इधर, इसका इधर, बट दोनों सेम नहीं है, सेम नहीं है तो दोनों एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे, तो क्या हो जाएगा म्यू नॉट इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सेकंड इज द करेक्ट आंसर। चेक कर लो भाई आप लोग अच्छी तरह से। देखो आप आज आप मान के चलना आप लोग बहुत कुछ सीखने वाले हो, इसे पूरी क्लास में काफी चीजें आपको समझ में आएंगी, ये मान के चलना आप लोग। बस आप लोग देखते जाओ, जहां भी आपको इश्यू लगे आप हमें पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए जेड आइसोमर, कि इनमें से कौन सा जो कंपाउंड है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, इनमें से कौन सा जेड आइसोमर है। और जेड आइसोमर में देखो आपको सबको पता है जेड आइसोमर या आइसोमरिज्म जो है हमारा जो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है उनको हम लोग 2 तरह का नोमेनक्लेचर देते हैं, एक तो सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर होता है और एक ई और जेड वाला नोमेनक्लेचर होता है। तो देखो सिस और ट्रांस का मतलब तो होता है 2 कार्बन पे जुड़े हुए कम से कम एक ग्रुप सेम होना चाहिए, और ईजेड में हम लोग बेल्ट रूल या प्रायोरिटी रूल के बेसिस पे उनको नंबरिंग देख करके ईजेड नोमेनक्लेचर करते हैं।
तो हमें यहाँ पे इजेड नोमेनक्लेचर करना है। तो अगर हम लोग यहाँ पे नंबरिंग दें तो देखो, अब प्रायोरिटी रूल आपको पता होना चाहिए, बेल्ट रूल जो 4-5 रूल मैंने बता रखे हैं वो पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, ब्रोमीन और क्लोरीन में कंपैरिजन करें तो ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो इसको 1, इसको 2। यहाँ पे देखो, कार्बन को 1 और इसको 2, ठीक है। तो इसका मतलब 1 और 1 सेम साइड में, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया आपका जेड। इसमें बात कर लें 1 नंबर इसको, 2 नंबर इसको, 1 नंबर इसको और 2 नंबर इसको, तो देखो 1 और 1 जो है अपोजिट है, तो इसका नोमेनक्लेचर होगा ई। यहां पे बात करें तो देखो, इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर, इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर, 1 दोनों में अपोजिट है, तो ये वाला भी कैसा कॉन्फ़िगरेशन है, ई वाला। अगर यहां पे बात करें तो देखो, ये तो एक तरह से देखा जाए तो इजेड बनता ही नहीं है, इसमें तो सिस ट्रांस बनेगा और ये हमारा ट्रांस है, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। इसका मतलब फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन सोल्व करने हैं। आपको इस तरह से क्वेश्चन क्लियर हो गया भाई, ये क्वेश्चन कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। करना क्या है मैं बता देता हूं। देखो, 2 कंपाउंड दिए हैं इसमें, एक सिस है और एक ट्रांस है। एक सिस है, ये वाला ट्रांस है, मैं बता दूं आप लोगों को, और ये वाला हमारा, ये वाला ट्रांस है और ये हमारा सिस है, ठीक है। अब देखो, इनमें 4 कंसेप्ट दे रखे, इनका डाइपोल मोमेंट बताना है कि किसका ज्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट बताना है किसका ज्यादा है, मेल्टिंग पॉइंट बताना है किसका ज्यादा है, और स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है। देखो, कुछ चीजें आपको क्लियर हैं कि अगर देखो स्टेबिलिटी की बात करें हम लोग सबसे पहले, तो स्टेबिलिटी हमेशा ट्रांस की ज्यादा होती है सिस से। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं स्टेबिलिटी के केस में फर्स्ट मोर स्टेबल देन सेकेंड, पहली चीज। अब देखो, एक चीज आपको सबको पता है, डाइपोल मोमेंट का भी पता है कि जो डाइपोल मोमेंट जो होता है वो ट्रांस, अगर ट्रांस है उसका डाइपोल मोमेंट हमेशा 0 होता है, और जो सिस होता है उसका डाइपोल मोमेंट म्यू नॉट इज इक्वल टू 0। तो डाइपोल मोमेंट के केस में क्या होगा, सेकंड ग्रेटर देन 1। अब देखो, 2 चीजें अब आपको मैं बता देता हूं, अच्छी तरह से लिख लेना, वो हमेशा काम आएंगी, नोट्स में लिख लेना उस बात को। तो अगर हम लोग, अब ध्यान से समझना, बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, अगर हम लोग बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो माइंड में सेट कर लो, सिस का बॉइलिंग पॉइंट ट्रांस से ज्यादा होता है। इसको आप लोगों को नोट करके रखना है हमेशा, ये बहुत काम की चीज है। और अगर हम लोग मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, ध्यान से समझ लेना भाई, तो इसको भी नोट कर लेना, ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट सिस से ज्यादा होता है। ये दोनों चीजें आप लोग समझ लेना। अब 1 बाय 1 करके हम लोग चेक कर लेते हैं इस चीज को। देखो, सबसे पहले डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा, तो सेकंड का फर्स्ट से ज्यादा, तो सेकंड का फर्स्ट से ज्यादा मतलब या तो सेकंड होगा या फोर्थ होगा। तो इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन तो क्रॉस कर दो आप लोग, ये तो दोनों हो ही नहीं सकते। अब बिल्कुल क्लियर हो गया भाई साहब। उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होता है, सिस का मतलब सेकंड वाले का ज्यादा होगा। तो इन दोनों में से कंपैरिजन कर तो बिल्कुल दोनों में सही है, सेकंड वाले का ज्यादा आ रहा है, तो अभी भी जीवित है दोनों, 2 भी हो सकता है, 3rd भी हो सकता है। मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात करते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस का ज्यादा होगा, मीन्स फर्स्ट का ज्यादा होना चाहिए। इन दोनों में देख लो, फर्स्ट का ज्यादा होना चाहिए, तो ये वाला सही बैठ रहा है, तो ये वाला आपका गलत बैठेगा। इसका मतलब 4th इज द करेक्ट आंसर। और स्टेबिलिटी में आपको पता ही है कि ट्रांस मोर स्टेबल होगा, तो देखो फर्स्ट ग्रेटर देन, स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट ग्रेटर देन सेकंड। तो आपका देखो, ये चीजें नोट कर लेना भाई, ये बहुत रामबाण है इस तरह के क्वेश्चंस आपको सोल्व करने के लिए। क्योंकि आप लोग अगर ये सोच के बैठे हो ना कि मैं तो सब कुछ पढ़ लूंगा भाई, थ्योरी में मेरा तो कोई गलत नहीं होगा, दिमाग से निकाल देना। कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे क्वेश्चन सोल्व करने से ही। आप कितना ही थ्योरी पढ़ लेना भाई साहब, नहीं कर पाओगे जब तक आप 200, 300, 400, 500, 100, 150, 300 क्वेश्चन सोल्व नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं हो पाएगा आप लोगों का। ये ईमानदारी की बात बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये मान के चलना आप लोग। अब इस तरह के क्वेश्चन अगर आप करते हो तो एक एक क्वेश्चन में आपके कितने सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, आप खुद सोच के देखो एक बार। बस हमारा प्रयास यही है कि एक क्वेश्चन में मैक्सिमम चीजें सिखाई जाए आप लोगों को।
ट्यूशन भले ही एक हो, लेकिन उसमें आपको मैक्सिमम चीजें सिखाई जा सके, दैट इज इंपॉर्टेंट फैक्टर। अब देख लो सारे क्वेश्चंस मेरे, आपको वो सारी चीजें मिलेंगी, आपको खुद को रियलाइज होगा कि नहीं यार क्वेश्चंस वो हैं। देखो इजी क्वेश्चन करवाने से कोई मतलब नहीं निकलेगा, मैं बता दूं आपको। भले इजी क्वेश्चन बहुत अच्छे लगेंगे, समझ में भी आएंगे, और यार सर क्या पढ़ाते हैं, बहुत समझ में आ रहा है, लेकिन उन क्वेश्चंस का क्या मतलब जब वो एग्जाम में नहीं आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। इन विच कंपाउंड सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर कैन नॉट बी यूज्ड। कि आपको कुछ कंपाउंड दिए हैं, उसमें कौन से कंपाउंड में हम लोग, अभी देखो मैंने बताया था लास्ट क्वेश्चन में, आपको समझ में आ गई होगी। इन विच कंपाउंड सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर कैन नॉट बी यूज्ड, कि ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसमें हम लोग सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर यूज नहीं कर सकते हैं। तो देखो मैंने अभी बताया था कि सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर के लिए एक मस्ट कंडीशन है कि अगर ये दोनों कार्बन है तो इन दोनों कार्बन पर AB और AB, ये सबको पता है। और सिस ट्रांस के लिए या EZ के लिए एक चीज क्लियर है कि A नॉट B होना चाहिए, बिल्कुल सही है। अब इसके अलावा हम लोग ये देखते हैं कि अगर आपको सिस ट्रांस लिखना है तो इनमें से कोई दो ग्रुप, इसका और इसका एक एक ग्रुप कम से कम सेम होना चाहिए। जो दोनों कार्बन हैं उन पे जुड़े हुए जो दो दो ग्रुप हैं, उन दोनों में से कम एक एक ग्रुप सेम होना चाहिए। बात समझ में आ गई अच्छी तरह से, तब हम लोग सिस ट्रांस बोल सकते हैं, अदरवाइज नहीं बोल सकते हैं। अब आप लोग देखो एक एक को लेके देख लो। 1 की बात करें तो देखो ये H, ये COOH, मैं कैसे भी लिख देता हूँ, चाहे सिस लिखूँ चाहे ट्रांस लिखूँ, आपको ये चेक करने, इसमें तो दोनों ग्रुप सेम है तो इसमें सिस ट्रांस लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो ये तो आंसर नहीं हो सकता भाई। दूसरे वाले में हम लोग देखें तो दूसरा भी सेम ही है भाई, COOH की जगह क्या आ गया, C6H5, ठीक है, तो इसमें भी सिस ट्रांस लिख सकते हैं। तीसरा क्या आ गया आपका, देखो तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है। तीसरे में देखो ये H, ये D, ये H, ये C6H5, देखो एक एक ग्रुप तो सेम है भाई साहब, तो लिखेंगे बिल्कुल सिस ट्रांस लिखेंगे फिर हम लोग। लेकिन अगर हम लोग फोर्थ कंपाउंड की बात करें तो फोर्थ कंपाउंड में देखो यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे Cl है, ठीक है, और यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे H है, यहाँ पे C6H5 है। अब आप इसके ये दोनों ग्रुप हैं, इसके ये दोनों ग्रुप है, कोई भी ग्रुप सेम नहीं है, और अगर कोई भी ग्रुप सेम नहीं है तो यहाँ पे फिर हम लोग सिस ट्रांस नहीं लिख सकते। क्या लिखेंगे भाई, क्या लिखेंगे, EZ लिखेंगे। ये होते हैं कंसेप्ट सीखने के लिए, ऐसा नहीं रट्टा मार लिया, थ्योरी पढ़ ली, कुछ ना मिलना, फिर कहते हो सर ये लो मेरी तो किस्मत खराब है, मेरा ये क्वेश्चन गलत हो गया सर, ये मेरे ये मिस्टेक हो गई क्वेश्चन में सर। होगी भाई, सही तरीके से नहीं पढ़ोगे तो। इसका मतलब फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, इसका मतलब फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। चेक कर लो आप लोग अच्छी तरीके से। आगे चले भाई, आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है मैं बता दूं। असाइन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कुल मिला के बात यह है कि यहाँ पे दो डबल बॉन्ड है, इन दोनों डबल बॉन्ड का हमें EZ नोमेनक्लेचर करना है, बस सीधी सी बात ये है। अब अगर इसका नोमेनक्लेचर करें तो देखो इस कार्बन पे ये दो ग्रुप है, तो देखो कार्बन कार्बन, इस कार्बन से एक तरह से 3 ऑक्सीजन। देखो ये तो आपको पता ही होगा, वैसे इतना पता होना भी चाहिए कि अगर आपका COOH है तो इसको कुछ इस तरह से माना जाता है, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन और ये OH, इस तरह से माना जाता है, खूब बताया हुआ है आप लोगों को। तो एक तरह से ये 3 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन 3 ऑक्सीजन से, ये कार्बन 1 ऑक्सीजन से, तो इसको 1 नंबर, जस्ट 1 मिनट, इसको 1 नंबर देंगे, इसको 2 नंबर देंगे। अब देखो इधर देखो, ये कार्बन और यहां तक तो सेम है, फिर ये कार्बन और ये कार्बन, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन हैं और इस कार्बन पे एक ही हाइड्रोजन, इससे जुड़ा हुआ है कार्बन। तो देखो इधर 1 नंबर इसको देंगे और 2 नंबर इसको देंगे, तो देखो 1 और 1 अपोजिट में है, तो ये तो आपका हो गया E। चेक कर लो भाई अच्छी तरह से। इधर बात करते हैं, ये CN है और ये भी CN, इस CN से 2 कार्बन जुड़े हुए, 1 हाइड्रोजन। बट अगर इस CN की बात करूं तो मैं इसको तो ऐसे लिखूंगा भाई, इसको तो मैं ऐसे लिखूंगा, और ऐसे लिखूंगा तो आपको पता ही है प्रायोरिटी किसको ज्यादा मिलेगी, इस वाले को। तो इसका 1 नंबर ये और इसका 2 नंबर ये, ऊपर वाला ये वाला 2 नंबर इसका। एक बार मैं पेन चेंज करके बता देता हूं,
इसका 2 नंबर ये वाला, और इसका 1 नंबर ये। इधर से अब आप समझ ही गए होंगे, इसका 1 नंबर ये, इसका 2 नंबर ये, एक और एक अपोजिट में, चेक कर लेना भाई अच्छी तरह से। तो ये भी ई, इसका मतलब दिस वन करेक्ट आंसर। चेक कर लो भैया आप अच्छी तरह से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको बेल्ट रूल में कहीं भी इशू है तो इस क्वेश्चन से आप इजीली सॉल्व कर सकते हो गया क्लियर भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, अब ये सब चीजें तो आप कर लेना यार, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इनको क्या बताऊंगा, ये आप लोगों के लिए होमवर्क समझ लेना। कुछ और भी होमवर्क दूंगा आप लोगों को, बाकी ये तो मैं करवा भी देता हूँ, खैर छोटा सा ही क्वेश्चन है, कोई इशू नहीं है। फटाफट बता देता हूँ। इन दोनों में से नंबरिंग 1 स्कोर 2 स्कोर, इसमें से 1 स्कोर 2 स्कोर। ऑब्वियस बात है, 2 अपोजिट, 1 अपोजिट, ई होगा भाई। देखो क्वेश्चन समझने की बात है कि सिस ट्रांस नहीं कर सकते, सिस ट्रांस करने की कंडीशन अलग है, वो आपको पता होना चाहिए। तो आप ट्रांस मत कर देना इसको, ई इज द करेक्ट आंसर, नॉट ट्रांस, ट्रांस इज रॉन्ग आंसर। चले आगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अब देखो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर द गिवन कंपाउंड। ये जो आपको कंपाउंड दिया गया है वो कितने ज्योमेट्रिकल ज्यामितीय समावयवी प्रदर्शित करेगा। तो देखो पहली बात बताता हूं, देखो ये ट्रिपल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा तो कोई मतलब ही नहीं है यहां पे सोचने के बारे में। दूसरी बात, ये डबल बॉन्ड, देखो यहां पे हाइड्रोजन है, ये दोनों ग्रुप अलग हैं, लेकिन इधर और इधर ये दोनों ग्रुप सेम है। इसका मतलब ये डबल बॉन्ड भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। केवल एक डबल बॉन्ड ये वाला ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, और ये वाला ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो ध्यान रखना, एक डबल बॉन्ड है या एक कायरल सेंटर है, मान के चलो कायरल सेंटर, और एक कायरल सेंटर 2 स्टीरियो आइसोमर देता है या 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर देता है। तो यहाँ पे जो टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे वो एक डबल बॉन्ड की वजह से केवल 2 बनेंगे, एक सिस और एक ट्रांस, या फिर एक ई और एक जेड। बट यहाँ पे सिस ट्रांस बोल सकते हैं क्योंकि दोनों एक एक ग्रुप, दोनों कार्बन पे एक एक ग्रुप सेम है। ये होता है सीखने का तरीका, किस तरह के क्वेश्चन से क्या सीखने वाले हो आप लोग। खुश? आगे चलते हैं। देखो तो 2 आइसोमर बनेंगे, ए इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको टिपिकल लगेगा, लेकिन मैं फिर भी बताता हूं। देखो आप एक बार सोच के देखना, थोड़ा सा कोशिश करता हूं। देखो इसके कितने, ये पूछ रहा है हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल, कि ये कंपाउंड कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाएगा। देखो इसमें तीनों कार्बन पे 3 क्लोरीन है, तो देखो एक पॉसिबिलिटी बनती है। सबसे पहले एक पॉसिबिलिटी क्या बनती है कि तीनों क्लोरीन सेम साइड में हो। मान लो तीनों जो क्लोरीन है मैं कर देता हूं अबव द प्लेन, ठीक है। एक आइसोमर और बनाता हूं और इसमें मैं तीनों क्लोरीन कर देता हूं बिलो द प्लेन। ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन। अब ध्यान रखना ये दोनों आइसोमर सेम ही है, ये अलग अलग नहीं है। अलग अलग इसलिए नहीं है क्योंकि तीनों क्लोरीन सेम साइड में, चाहे वो अबोव द प्लेन हो चाहे बिलो द प्लेन हो। ये दोनों, वैसे एक तरीका और है, ये दोनों सेम इसलिए भी नहीं है, सॉरी ये दोनों अलग अलग इसलिए भी नहीं है क्योंकि मैं बता दूं ये दोनों, एक मिनट में, हाँ ये वाला ले लेता हूं। ये दोनों सेम इसलिए भी नहीं है क्योंकि इसमें प्लेन लग जाएगा। ये दोनों, इसमें भी प्लेन लग रहा है और इसमें भी प्लेन लग रहा है। इसका मतलब ये दोनों कंपाउंड सेम ही हैं। तो आप इनको कभी भी 2 आइसोमर कंसीडर मत कर लेना, ये दोनों आइसोमर क्या है, सेम ही है। वैसे भी आप सोच के देखो, सिंपल, कई बार सोचने से भी क्वेश्चन होते हैं। आप सोच के देखो कि क्लोरीन तीनों एक साइड ही है, चाहे वो अबोव द प्लेन हो चाहे बिलो द प्लेन है, वो तो तीनों एक साइड ही है ना। तो एक आइसोमर, तो ये आपको 2 लग रहा होगा लेकिन एक ही आइसोमर है ये। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि 2 क्लोरीन सेम साइड में हो जाए। जस्ट 1 मिनट, 2 क्लोरीन मान लो अबोव द प्लेन ले लो और एक क्लोरीन आप बिलो द प्लेन ले लो, ठीक है। अब इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं भाई, आपके माइंड में तो आएगा, श्योर है कि सर 2 क्लोरीन तो बिलो द प्लेन ले लो और एक क्लोरीन अबोव द प्लेन ले लो, ठीक है। मतलब कुल मिला के बात ये है, यहां पे 2 क्लोरीन सेम साइड में। तो ध्यान रखना, अब आप इस कंसेप्ट को यहां पे भी अप्लाई कर सकते हो। आप प्लेन लगा के देख लो, इसमें भी प्लेन लग जाएगा और इसमें भी प्लेन लग जाएगा। इसका मतलब ध्यान रखना ये कंपाउंड्स भी सेम ही है, और ये कंपाउंड सेम है तो ये दोनों भी एक ही कंपाउंड माना जाएगा।
और अगर एक ही माना जाएगा तो देखो काम की बात यह है, एक आइसोमर ये वाला और एक आइसोमर ये वाला। इसका मतलब सीधा सा कंसेप्ट है, इस पूरे कंपाउंड के केवल 2 ही आइसोमर पॉसिबल होंगे और थर्ड इज द करेक्ट आंसर। चेक कर लेना भाई आप लोग अच्छी तरह से। अरे भाई साहब, अगर कोई भी 2 आइसोमर है और अगर दोनों में प्लेन लग रहा है तो वो दोनों सेम होते हैं, क्योंकि जिसमें प्लेन लग गया वो तो ऑप्टिकली एक्टिव होता ही नहीं है। मैं आगे बताऊंगा इन सब चीजों को, लेकिन ये समझाने के लिए जरूरी था। बाकी तो देखो आप इसको प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे भी कर सकते हो कि तीनों क्लोरीन एक साइड में, चाहे अबव द प्लेन हो चाहे बिलो द प्लेन हो, वो एक ही कंसीडर किया जाएगा। और दूसरा 2 क्लोरीन सेम साइड में, एक क्लोरीन की अपोजिट साइड में, चाहे कोई सा भी क्लोरीन ले लो। क्लियर? तो खत्म करें इसको, आगे चलते हैं। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब मेरा मन तो ये कहता है कि मैं आपको होमवर्क दे दूं ये सारा, बिल्कुल, क्योंकि जितना मैंने पढ़ाया है उसके बाद ये काम की चीजें है। तो मेरा आपसे एक पर्सनल सजेशन है कि ये देखो 9 कंपाउंड मैंने दिए हैं, ये 9 कंपाउंड मैंने दिए हैं। आपको ये बताना है कि इन 9 कंपाउंड में से कौन कौन से कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे और कौन कौन से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप देखो, ये एक्चुअल आरपीएससी पे बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि आरपीएससी ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, नाम देके पूछ लेता है कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा। तो आपको उस नाम से उसकी स्ट्रक्चर का भी पता होना चाहिए भाई साहब। अगर आपको केवल नाम का पता है, स्ट्रक्चर का पता है, कुछ नहीं कर पाओगे, ये ध्यान रख लेना आप लोग। तो ये क्वेश्चन जो मैंने दिया है ये टोटली आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है। तो मेरा मन कर रहा है ये कि मैं आपको एज ए होमवर्क ये दे दूं। अगर आप सोल्व करो, किसी को भी कोई इशू हो, मैं 2 पेज डाल दूंगा ग्रुप में, इनका सॉल्यूशन लिख करके। आपको कहीं कोई इशू नहीं होना चाहिए, मैं करवा दूंगा, लेकिन कोई मतलब नहीं निकलेगा। आप एक बार कोशिश करना, क्योंकि मैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के बारे में बहुत कुछ बता चुका हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं आप लोगों को। तो प्लीज आप लोग इस क्वेश्चन को सेल्फ सॉल्व करें। अगर कोई इशू है तो फिर मैं हूं ही, देखो उस चीज के लिए हम लोग हमेशा तैयार है, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। आगे बात समझ में अच्छी तरह से? आगे चले, कोई इशू नहीं है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये वही है, मैंने ऐसे लिख लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं आपको होमवर्क दूंगा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं आपको होमवर्क दूंगा। मैंने 8 कंपाउंड दिए हैं आप लोगों को, आपको इन 8 कंपाउंड्स का ईजेड नोमेनक्लेचर करना है भाई। देखो सीखना है तो पढ़ना पड़ेगा। इनके आंसर भी मैं ग्रुप में डाल दूंगा, कोई इशू नहीं है, बट मैं दूंगा होमवर्क आपको, क्योंकि मेरा पर्पज केवल आप लोगों को सिखाने का है। और आप सीखोगे तभी, इतनी सारी चीजें बताने के बाद, जब आप लोग कुछ क्वेश्चंस सेल्फ सॉल्व करोगे। आगे बात समझ में? तो ये दोनों क्वेश्चंस मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूं। आगे हम लोग चलते हैं। देखो अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। ये वही उसी क्वेश्चन का पार्ट है, होमवर्क वाला पार्ट है ये, देखो ठीक है, आप लोग कर लेना आराम से। ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 11 तो नंबर मेरी गलती से लग गया, जहां से मैंने लिया, हो सकता है वो 11 नंबर का क्वेश्चन हो। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड है जीरो डाइपोल मोमेंट? किसका द्विध्रुव आघूर्ण 0 है? तो देखो कोई दिक्कत नहीं है, ये ट्रांस है, इसका डाइपोल मोमेंट 0, म्यू बराबर 0। ये तो आप लोग समझ ही जाओगे। दो इस बॉन्ड का इधर, इस बॉन्ड का इधर, दोनों बराबर, तो म्यू बराबर 0। ये देखो टेट्राहेड्रल चारों बॉन्ड बराबर हैं, तो इसका भी 0। ये सब पता होना चाहिए आप लोगों को। और इसमें देखो ये ट्रांस है, लेकिन दोनों ग्रुप सेम नहीं है, और दोनों ग्रुप सेम नहीं है, तो ये डाइपोल मोमेंट और ये डाइपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे। तो इसका डाइपोल मोमेंट नॉट इज इक्वल्स टू 0। मींस सेकंड ऐसा कंपाउंड है जिसका डाइपोल मोमेंट जो है वो 0 नहीं होगा। चेक कर लो भाई आप लोग अच्छी तरह से। आ गई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारा, ये लो, कंपेयर डाइपोल मोमेंट ऑफ द फॉलोइंग। आपको कंपेयर करना है डाइपोल मोमेंट का, तो सीधा सा है, ये सिस ये ट्रांस, इसका तो 0, इसका 0 नहीं, तो यहां पे तो सीधा सा आ गया, सेकंड का ज्यादा होगा फर्स्ट से। बिल्कुल सही है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा कंपाउंड देखते हैं। दूसरे कंपाउंड में देखो ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ठीक है। अब यहां पे देखो इस बॉन्ड का इधर था, ठीक है, और
एक बार ध्यान रखना, इस बॉन्ड का इधर, इस बॉन्ड का इधर, तो ये दोनों तो कैंसिल, एक तरह से मान लो, ठीक है। अगर इन दोनों बॉन्ड की बात करें तो देखो इस बॉन्ड का इधर, ठीक है, और इस बॉन्ड का भी इधर, ठीक है, इधर ही जाएगा, इस बॉन्ड का इधर और इस बॉन्ड का भी इधर। आई बात समझ में? यहां पे अगर हम लोग बात करें तो इस बॉन्ड का इधर, अब देखो इसके अपोजिट में ये नहीं है, तो देखो अब आपको ये सोचना है कि इन दोनों बॉन्ड का जो रिजल्ट होगा वो इधर होगा, लेकिन इन दोनों बॉन्ड का रिजल्ट इधर होगा। तो आप सोचो दोनों सेम साइड में है, वेक्टर एडिशन होता है, थोड़ा सा आपको मैथमेटिक्स का आइडिया नहीं होगा, लेकिन इन दोनों का वेक्टर एडिशन ज्यादा होगा, इन दोनों का वेक्टर एडिशन ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या समझ में आया? सॉरी, हाँ सही है, वेक्टर एडिशन ज्यादा होगा, इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि सेकंड वाले का ज्यादा होगा फर्स्ट वाले से। यहां पे चेंज करना है भाई, सिस का ज्यादा होगा तो सिस पहले वाला है, मैंने उल्टा लिख दिया, तो फर्स्ट ग्रेटर देन सेकंड होगा भाई। इसका डाइपोल मोमेंट जीरो, इसका तो जीरो है ना, सिस का ज्यादा होता है, ट्रांस वाले का जीरो, तो ट्रांस का जीरो, तो फर्स्ट वाले का ज्यादा कर दिया। इन दोनों में देखो इसका तो जीरो मैंने अभी बता दिया, इसका जीरो नहीं होगा, तो यहां पर फर्स्ट ग्रेटर देन सेकंड। चेक कर लेना भाई आप लोग अच्छी तरह से, चेक कर लो। फर्स्ट वाले में दोबारा बता रहा हूं, फर्स्ट वाले में इसका तो जीरो, क्योंकि ये ट्रांस है, इसका सिस इसका ज्यादा होगा, मतलब जीरो नहीं होगा, तो फर्स्ट ग्रेटर देन सेकंड। इन दोनों का लॉजिक मैंने बता दिया, इसमें ये सिमेट्रिकल, इसका जीरो, बट ये एसिमेट्रिकल, इसका नॉन जीरो, तो फर्स्ट ग्रेटर देन सेकंड। चेक कर लेना भाई आप लोग अच्छी तरह से। आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कि इनमें से कौन सा कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो देखो पहला कंपाउंड क्या है, मैं लिख के बताता हूं, ये ऑक्सिम है, और ऑक्सिम में भी एल्डोक्सिम है। अब देखो ध्यान से समझ लो आप लोग, ऑक्सिम में भी एल्डोक्सिम है, और मैंने अच्छी तरह से बताया है कि कीटोक्सिम और एल्डोक्सिम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। दूसरा कंपाउंड हमारा साइक्लिक कंपाउंड है, लेकिन मैंने साइक्लिक कंपाउंड में बताया था कि अगर आपके पास साइक्लिक कंपाउंड में 8 या 8 से ज्यादा कार्बन हैं, अगर साइक्लिक कंपाउंड में आपके पास 8 या 8 से ज्यादा कार्बन है तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अगर 7 कार्बन है, 6 कार्बन है, तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अगर आपकी बात की जाए ये वाला, तो ये भले यहाँ पे H, यहाँ पे H, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। जबकि 8 या 8 से ज्यादा होनी चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 कार्बन है, 9 और 10 10 कार्बन है, तो ये 100% साइक्लिक कंपाउंड होते हुए भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल, और तीसरा एग्जाम्पल आपका ये वाला है, डाईएजो वाला। और आपको याद हो तो मैंने बताया था कि डाईएजो कंपाउंड भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। सिस ट्रांस कैसे करेंगे वो मैंने क्लास में डिस्कस कर रखा है, आप लोग देख लेना, दोबारा भी डिस्कस कर लेंगे। तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। और लास्ट वाला जो है वो भले ही कीटोक्सिम हो, भले ही कीटोक्सिम हो, लेकिन जस्ट 1 मिनट, लेकिन क्या हुआ, यहां पे दोनों मिथाइल सेम हो गए। अब दोनों मिथाइल सेम होने की वजह से ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। किसके रेफरेंस में देखोगे भाई, नहीं देख सकते ना। इसका मतलब ये वाला कंपाउंड जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। चेक कर लो भाई आप लोग अच्छी तरह से। तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब ये तो देखो ये भी आपका होमवर्क है, क्योंकि इसमें पूछता है CIP रूल, मैं जो बता रहा हूं, जिसको हम लोग प्रायोरिटी रूल बोलते हैं। कॉन इंगोल्ड प्रोलोग प्रायोरिटी रूल होता है ये। CIP की फुल फॉर्म मैंने बता रखी है आप लोगों को। ठीक है, तो इसमें आप लोग चेक कर लेना। आंसर मैं बता देता हूं इसका, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर है। कैसे आया ये अब आपका होमवर्क है भाई, क्योंकि ये मैं सब नहीं बता सकता, ये बताने बैठा तो फिर इस क्लास का कोई मतलब ही नहीं बचेगा। अगर ये सब बताने बैठ गए तो इस क्लास का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा, ध्यान रख लेना। आगे चलते हैं, देखो आगे का क्या माजरा है। 1-2 क्वेश्चन और बचे होंगे आई थिंक। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है।
टाइम और लगता, कम से कम 15-20 मिनट और लगती है वीडियो में, लेकिन मैंने 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क दे दिए और वो होमवर्क होना भी चाहिए आपका। जी आई इज शोन बाई, कौन सा कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है? ठीक है, तो देखो फर्स्ट कंपाउंड आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये मिथाइल, ये मिथाइल। देखो इसी कंपाउंड में थोड़ा कुछ इस तरीके से लिख देता हूं, ये H, ये H, ये मिथाइल और ये मिथाइल। अगर हम लोग इस डबल बॉन्ड की बात करें कि ये डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा, तो देखो दोनों ग्रुप सेम हो गए, ये वाला ग्रुप भी सेम है और इधर ये वाला भी, तो ये डबल बॉन्ड तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। लेकिन ध्यान रखना इस कंपाउंड में ये कंडीशन और है, दोनों sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और दोनों पे एक एक सब्स्टिट्यूएंट है। अब देखो इसके रेफरेंस में ये 2 तरह के शो कर सकता है, कैसे देखो मैं बताता हूं। देखो हो सकता है एक दोनों मिथाइल अबोव द प्लेन हो तो सिस हो गया, और हो सकता है दोनों मिथाइल अपोजिट साइड में हो तो आपका क्या हो जाएगा भाई, ये ट्रांस हो जाएगा। तो ध्यान रखना ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, लेकिन डबल बॉन्ड के रेफरेंस में नहीं, इस ग्रुप के रेफरेंस में। तो करेक्ट आंसर इज दिस। फिर भी मैं कुछ और बताता हूं आप लोगों को, आंसर तो मिल गया लेकिन कुछ और डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारी एनुलिन्स है, और अगर एनुलिन्स की अगर हम लोग बात करें तो देखो एनुलिन्स क्या होते हैं, जिनमें कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड होते हैं, क्यूमुलेटेड भी बोलते हैं इनको। तो इसको H मान लो, इसको आप CH3 मान लो, इधर इसको आप H मान लो, इसको आप CH3 मान लो। देखो ये एनुलिन्स भी जो क्यूमुलिन, सॉरी एनुलिन्स तो साइक्लिक सिस्टम वाली होती है, एनुलिन्स है ये, मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। एलिन्स बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं इनको, एलिन्स। क्यूमुलिन तो जो है, एनुलिन्स तो जो है वो साइक्लिक सिस्टम होता है जिसमें कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड होते हैं, इसको एलिन्स बोलते हैं। सॉरी देखो एलिन्स भी सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करती हैं, लेकिन एलिन्स, कोई एलिन्स सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करेगी कि नहीं करेगी ये डिपेंड करती है कि उसमें कितने डबल बॉन्ड हैं। बस आप ये चीज ध्यान रखना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपके पास कोई भी एलीन है और उस एलीन में अगर जो डबल बॉन्ड है, अगर मैं मतलब ये मान के चलो अगर उसमें इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है, इवन नंबर का मतलब है अगर सम संख्या में है तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगी, और अगर उसमें ओड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स हैं, ओड नंबर का मतलब विषम संख्या में डबल बॉन्ड है, तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगी। तो यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड का मतलब इवन, और इवन होने की वजह से ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ये तो टेट्राहेड्रल टाइप कंपाउंड है, तो इसमें तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का कोई बनता ही नहीं है। ये भी एलिन्स है, लेकिन यहाँ पे 3 एलिन्स। अब देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट दे दिया इसने, यहीं पे इसने 3 एलिन्स दे दी, 3 डबल बॉन्ड दे दिए, तो ये क्या स्ट्रक्चर बन गई, देखो डबल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी, सी और ये H। अब देखो इसमें ओड नंबर हो गए, तो ओड नंबर वाला एलिन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, लेकिन यहाँ पे एक कंफ्यूजन है कि ये दोनों H सेम हो गए, और ये दोनों सेम होने की वजह से अब ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है, ध्यान रख लेना। आ गई भाई बात समझ में अच्छी तरह से। एक क्वेश्चन और है जो मैंने लास्ट में लिखा था, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने लिख लिया था। सारे कंसेप्ट्स बिल्डअप क्वेश्चन है, ये मान के चलना, कहीं से ऐसे नहीं कि कहीं से भी, ऑब्वियस बात है हम लोग भी कहीं से क्वेश्चन लेते ही हैं, लेकिन कहीं से लेने का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी उठा के आपने बस एक कहानियां पूर्ति करनी थी कि यार ये लो दे दिए भाई मैंने 30 क्वेश्चन करवा दिए, सिंपल सिंपल नहीं। ये एक लगना चाहिए स्टूडेंट को कि हाँ यार मैंने सर की क्लास ली 1 घंटे 1.5 घंटे की, तो मैंने बहुत कुछ सीखा है। आई बात समझ में। एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग और कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन तो मैं नहीं लिख पाया, लेकिन बस आपको ये दिखाना है, शो करना है कि कौन सा कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। तो देखो एक एक कंपाउंड को ले लो। देखो ये डबल बॉन्ड तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये 5 मेंबर रिंग है, और मैंने पहले ही कह दिया है कि अगर साइक्लिक रिंग या साइक्लिक एल्कीन जो है अगर वो सिस ट्रांस या इजेड आइसोमेरिज्म शो करेगी तो इसमें 8 या 8 से ज्यादा कार्बन होने चाहिए। लेकिन ध्यान रखना अभी मैंने आप लोगों को बताया है कि यहाँ पे देखो ये वाला sp3 और ये वाला sp3, इन दोनों पे एक एक सब्स्टिट्यूएंट, तो ये इस ग्रुप के बेसिस पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ये दोनों एक दूसरे के रेफरेंस में सिस हो सकते हैं और ट्रांस हो सकते हैं, ये शो नहीं करेगा। और यहाँ पे एक ही कार्बन है तो यहाँ पे कोई आइसोमेरिज्म नहीं बनेगी, ये शो करेगा भाई।
दो कार्बन है, दोनों के दोनों sp3 हाइब्रिडाइज, दोनों पे एक एक सब्स्टिट्यूएंट, तो ये सी शॉर्ट ट्रांस दोनों होंगे और ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ये शो करेगा। तो फर्स्ट और थर्ड शो करेंगे और सेकंड और फोर्थ जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। दैट्स क्लियर, ठीक है भाई। तो ये आपकी एक 32-33 क्वेश्चन का स्टीरियो केमिस्ट्री का एक जो है बहुत अच्छा वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। आपको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है उसमें कहीं कोई इशू नहीं होना चाहिए। एक दो वीडियो और बनाएंगे स्टीरियो केमिस्ट्री का, जिसमें हम लोग एक तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पे बनाएंगे, जिसमें कुछ क्वेश्चन ज्योमेट्रिकल के भी डाल देंगे, और एक हम लोग कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म पे भी एक वीडियो हम लोग बनाएंगे। अब की बार देखो, पिछली बार हमारे को इतना टाइम नहीं मिला था, अब की बार हमारा जो मेन जो कंसंट्रेशन है वो मैक्सिमम प्रैक्टिस पे रहेगा। तो जो भी बच्चे हमसे जुड़ना चाहें वो जरूर जुड़े, क्योंकि ये मान के चलना बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है आप लोगों को हमारी क्लास से इस सबकी। ठीक है, तो खत्म करें आज की क्लास, कल मिलेंगे, तब तक के लिए सबको शुभ रात्रि, नमस्कार।